हमारा आज का जो चैप्टर है ये सतीश चंद्र की बुक से कवर हो रहा है और चैप्टर का नाम है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एंड इसका नंबर है चैप्टर 11। 1200 से 1500 के बीच में किस तरह के सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें काफी कुछ कवर होगा जिसमें आर्किटेक्ट भी आ जाएगा, उसमें कुछ नई बातें आपको पता चलेंगी और लिटरेचर, लैंग्वेज और बाकी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, जब तुर्किश मुस्लिम रूलर भारत में एंटर होते हैं, इनकी सबसे यूनिक बात यह है कि ये एक एडेप्टिव कल्चर से होकर के आए हैं। यही रीजन है कि ये अब से पहले आने वाले इन्वेडर्स के कंपैरेटिवली टोटली डिफरेंट थे, कि ये बारबेरियन नहीं थे। ये भारत को रौंदना या लूटना उस लेवल पर नहीं चाह करके यहाँ पे सेटल हुए। उसका कारण ये हुआ करता था कि ये जिस पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि सेंट्रल एशिया से थे, वहां की एक खास बात है, सेंट्रल एशियन लोग जब भी अदर रीजन्स में जाते थे, वहां पर जो भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है वो उसे एक्सेप्ट करते थे। जैसे शुरुआत की बात करें तो बुद्धिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करता था, तो सेंट्रल एशियंस ने बुद्धिज्म अपनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म, तो सेंट्रल एशियंस ने हिंदुइज्म अपनाया है और इसके बहुत बड़ा प्रमाण है कुषाण शासक, जिन्होंने बुद्धिज्म भी अपनाया और हिंदुइज्म भी अपनाया। तो सेंट्रल एशियन ये रीजन शुरू से ही भारत से उत्पन्न होने वाले धर्मों के लिए जाना गया है। अफगानिस्तान और अदर एरियाज जहां पर भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं, उनके किनारों से हमें बड़े पैमाने पर बुद्ध मोनास्ट्रीज और बुद्ध के इमेजेस के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब कि बुद्धिज्म का वहां पर प्रभाव काफी बड़े लेवल पर पहले से एग्जिस्ट करता था। इसके बाद हिंदुइज्म की आपको बहुत सारे वहां पे बुक्स हैं जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं, वो वहां से अवेलेबल मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर रीजन में बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म का एक प्रभाव रहता था इस्लाम के आने से पहले। ये एक बात है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है, ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, अब सही है या नहीं है, लेकिन है तो इसलिए बात भी है। ऐसा है कि क्रिश्चियन सेंचुरी ऑनवर्ड्स ही बड़े पैमाने पे वेस्ट एशिया, जिसे आप साउथ वेस्ट एशिया के तौर पर देखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया आ जाता है, बहरीन, कतर, ओमान, यमन, ये सारा इलाका। उसके बाद वेस्ट एशिया में जिसे आप मिडल ईस्ट कहते हैं, जिसमें इसराइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सारी जगहें आ जाती, ईरान, इराक, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो रीजन हुआ करता था। यहाँ पर जो भारत की वेदांतिक फिलोसफीज थी, वेदांतिक थॉट्स थे, ये किसी न किसी वे में जो योगीज थे या जो किसी न किसी वे में जो संत प्रीचर्स थे, उनके माध्यम से इन रीजन्स तक स्प्रेड हुए थे उस समय में। और इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में बुद्धिज्म का भी एक इम्पैक्ट हुआ करता था। तो इसकी वजह से इस पृष्ठभूमि में फिर इस्लाम नर्चर होगा। तो अगर आप इस्लाम को फोकस करें ना, तो इस्लाम में आपको बहुत से ट्रेट्स मिलते हैं, जिस तरह के ट्रेट्स का जिक्र आपको शंकराचार्य भारत में करते देखे थे। शंकराचार्य के द्वारा ये कहा गया था अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद मतलब कि द क्रिएटर एंड द क्रिएटेड बोथ आर वन, उनमें भेद नहीं है। जो बनाता है और जो बनाया गया है, दोनों एक हैं। और इस्लाम का एक बहुत बड़ा सेक्शन इसी चीज का समर्थन करता है कि क्रिएटर एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड इज द वन। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से निकल करके आएगा लव एंड अफेक्शन का सिस्टम, जो बाद में सूफी सपोर्ट करेंगे, कि आपको केवल जिसने आपको क्रिएट किया है, इंडिविजुअल सोल को अगर सुप्रीम सोल से मिलना है, तो डिवोशन एंड लव का रिलेशन इज द मोस्ट एस्पेक्ट रिलेशन। आपको भाव रखना पड़ेगा प्रेम का, तो आप उससे मिल लेंगे, क्योंकि अंततः आप एक ही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रियलाइजेशन नहीं है उसकी, बिकॉज क्योंकि आप में वो अल्टीमेट लव एंड डिवोशन नहीं है। उसे लव और डिवोशन के साथ अप्रोच करिए, आपको खुद में आप नहीं वह महसूस होगा। तो अपने आप में वह महसूस होना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है, यह क्या है? वननेस। ये वननेस का कंसेप्ट है। और ये अल्टीमेटली अगर आप वननेस का कंसेप्ट देते हैं, अगर द्वैतवाद का कंसेप्ट देखें, तो भारत की वेदांतिक फिलोसफीज में ये था। जो हमारे दार्शनिक स्कूल है वो इनके बारे में, फिलोसफी के स्कूल हैं वो पहले से इन बारे में जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं।
और बुद्धिज्म में भी इन सारी बातों का जिक्र आपको पाया जाता है, और अंततः फिर इस्लाम पैदा होता है। तो इस्लाम में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के इस्लाम अपनी लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, लोकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस से तो प्रभावित हुआ ही हुआ, वहां पर एग्जिस्ट कर रहे जो सोशल कंडीशंस हैं उनमें उस समय में उसके आसपास के मुल्कों में जन्मे धर्म और उनके थॉट्स का प्रभाव हम डिनाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ, सभी धर्म एक हैं, इंटरनली सभी एक हैं, कोई फर्क नहीं आपको लगेगा। तो ये प्रभाव वहां पर रहता है। यही कारण रहा कि अब इस इस्लाम से निकले हुए जो फैक्शंस हैं, उस फैक्शन में जो सूफी हैं, सूफियों की बहुत सी एक्टिविटीज, जैसे उनकी यौगिक एक्टिविटीज, उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो ब्रेथ रोकने का काम करते हैं, ये सारी उनकी एक्टिविटीज और ये सारी क्रियाओं की वजह से ही भारत आने के बाद वो इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मासेस के बीच में एक्सेप्टेबल थे, क्योंकि उनकी टीचिंग्स और थॉट्स काफी हद तक भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे फेथ एंड बिलीफ से मैच करती थी। तो क्योंकि शायद कभी ये थॉट्स और बिलीफ उन एरियाज में पेनिट्रेट हुए थे जिन एरियाज से बाद में इस्लाम और फिर इस्लाम का एक फैक्शन सूफी क्रिएट हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो तुर्क हैं, ये तुर्क जिस समय में 9th और 10th सेंचुरीज के अराउंड फैलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन जिसे हम अफगानिस्तान और ये सारा एरिया कहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 300 सालों से इस्लाम काम कर रहा था और इस्लाम का जन्म हो चुका था। इस इस्लाम की एक खास बात ये हुआ करती थी कि रिलीजन के तौर पर तो ये बड़ी तेजी से अफ्रीका, मोरक्को और स्पेनिश एरियाज तक फैल गया था, अरेबिक किंगडम के अधीन ही। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि रिलीजन एक चीज होती है, वो रिलीजन तो उस लैंड पे उस दिन आया है जिस दिन पैगंबर मोहम्मद आए हैं, उसके पहले एक वे ऑफ लाइफ है वहां का, दैट वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अरबो पर्शियन वे ऑफ लाइफ। तो ये जो एरिया है जो मोरक्को और स्पेन तक फैला है एक तरफ अपने वेस्ट में, और ईस्ट में जिसकी पकड़ ईरान इराक तक है, ये वे ऑफ लाइफ रिलीजन वाइज इस्लाम है, लेकिन अगर आप इसकी वे ऑफ लाइफ की बात करें तो दैट इज पर्शियन एंड अरेबिक कल्चर, इसको हम अरबो पर्शियन कल्चर कहते हैं। इस तुर्कों के द्वारा जब इस पर्टिकुलर एरिया में आया गया तो रिलीजन के तौर पे इस्लाम और वे ऑफ लाइफ के तौर पे अरबो पर्शियन कल्चर अपनाया गया, जिसमें मेजॉरिटी इम्पैक्ट पर्शियन कल्चर का था जो कि अरबिक कल्चर से काफी अलग हुआ करता था। और वो पर्शियन कल्चर एक तरह से सेटबैक की सिचुएशन में था जो रिवाइव हुआ है तुर्कों के वहां पर आने से, क्योंकि तुर्क जो कि सेंट्रल एशिया से आई हुई एक वांडरर ट्राइब है जिसकी कोई पृष्ठभूमि या आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे में उसे इस इस्लामिक वर्ल्ड में एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बन करके अपना शासन जमाना है, उसके लिए उन्हें अपने ओरिजिन को ट्रेस करना होगा, और उन ओरिजिन को ट्रेस करने की मुहिम में उन्होंने खुद को उस समय के फ्लरिशिंग पर्शियन कल्चर के हीरोज के साथ जोड़ा, जैसा कभी महमूद गजनी में नहीं किया और बाद में भारत में आप देखेंगे बलबन ने किया, अफरासियाब के साथ खुद को जोड़ने का काम किया। इस माध्यम से पर्शियन कल्चर का काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा इन तुर्कों के ऊपर। अब अल्टीमेट कहानी यहाँ पर यह आ जाती है कि जो इस्लाम है, इस्लाम में फिक्रें हुआ करती हैं, फिक जितने मैंने कल 4 स्कूल्स ऑफ थॉट आपको बताया, वो एक तरह के हर स्कूल ऑफ थॉट को फिक कहा जाता है। फिक क्या करता है? फिक्रें करता है। फिक्रें मैंने डिस्कशंस, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ डिस्कशंस, ये डिस्कशन से ही बनता है। अब ऐसे में हुआ क्या था, जब शुरुआत की बात करते हैं तो इस्लाम शुरुआत से ही एक धड़े के द्वारा चलाया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बाकी धर्मों के रैशनलिज्म पर जो बाकी धर्मों को रैशनली टारगेट कर रहा है ना, उनको रैशनली देख रहा है कि आपकी सत्यता का प्रमाण क्या है, आपकी बातों का प्रमाण क्या है। तो जो रैशनल अप्रोच से, जो लॉजिक के साथ इस्लाम को टारगेट करता है, इसे हम कहते हैं मुताजिला। तो ये लोग इस्लाम को भी रैशनल अप्रोच के साथ देख रहे हैं, लॉजिक्स के साथ देख रहे हैं। अब ये रैशनल और लॉजिक के साथ देखने वाले वर्ग ने जब एक टाइम पर इनका लेवल बहुत एक्सट्रीम चला गया है और इस्लाम की गतिविधियों को, कुरान में दी, हदीस की दी बातों को, हर एस्पेक्ट को जब ये रैशनल एस्पेक्ट और लॉजिकल एस्पेक्ट पर खरा उतर कर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर यह इल्जाम लगे कि ये एक तरह के स्केप्टिक हैं, ये एक तरह के संदेहवाद है, ये संदेह पैदा करते हैं, हर बात को संदेह में लेकर के देखते हैं। और धर्म को जानने के लिए आप रीजन और लॉजिक के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे तो कंप्लीट डिवोशन चाहिए, फिर आपको धर्म पता, बिकॉज धर्म अंडरस्टैंडिंग नहीं है, धर्म रेवलेशन है। ये तो एक तरह का रहस्य उद्घाटन होता है, हर पल एक रहस्य का पर्दा उठता है, नया उद्घाटन होता है, मिस्टिक है। तो यहाँ से मिस्टिसिज्म क्रिएट होगा, सूफीज्म। तो सूफी जो हैं
इनका कुरान के साथ, हदीस के साथ रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रैशनलिज्म। याद रखिएगा ऑलवेज, सूफी अपनी जड़ें कुरान और हदीस से ज्यादा ढूंढते क्योंकि ये मिस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं, रहस्य में बिलीव करते हैं, रेवल्यूशंस। ये कहते हैं जो चीज रिवील्ड है, जो अब तक सीक्रेट था, अभी इस क्षण तक तुम्हारे लिए सीक्रेट, तुम्हारी बुद्धि मंद थी, तुम उसे समझ ही नहीं सकते थे, इसलिए ही तुम उसे सत्य नहीं मान रहे थे, तुम्हारी संकीर्ण सोच की वजह से तुम उसे सत्य नहीं मान रहे हो, अभी तुम्हारे सामने जाहिर हो गया, अभी तुम्हारे सामने सिद्ध हो गया, अभी तुम्हें प्रमाणित हो गया, तो रहस्य से पर्दा उठ गया, रहस्य का उद्घाटन हो गया, मिस्टिसिज्म खुल के रह गया। तो रहस्य का जीवन, मिस्टिक, इसलिए इन्हें मिस्टिक्स कहते हैं, सूफियों को मिस्टिक्स कहते हैं, मिस्टिसिज्म। आई बात समझ में? तो इनका भी स्ट्रॉन्ग फेथ कहाँ रहता है? एमसीक्यू में कभी भटकना नहीं है। ये कुरान को डिनाई नहीं करते, तो कुरान पे फोकस करते हैं, ये कुरान पे फोकस करते हैं। इनके बिल्कुल उल्टा जो वर्ग आएगा, उस वर्ग का, वो वर्ग टोटली वो चाहता है कि रैशनलिज्म के माध्यम से कहीं धर्म ही बर्बाद ना हो जाए, हेरेटिक्स ना हो जाए, अधर्मी ना हो जाए कहीं, तो वो कह रहा है कि जैसा जो है वैसा वो है, इस पर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चिन्ह नहीं, जो जैसा है वैसा है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेक्शन, उलेमा। तो जो मुताजिलाज हैं, इनको जवाब देने के लिए अचानक से 9th सेंचुरी में अब कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। वो परिवर्तन ये हो रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में कि एक तो खलीफा जो अब्बासिदों के हैं, इनको रिप्लेस कर जाएंगे सेंट्रल एशियन तुर्क, और दूसरा जो रिलीजियस लाइन में जो मुताजिले हैं, इनको रिप्लेस कर जाएंगे दो सेक्शन इन इस्लाम, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेक्शन जो कंप्लीट एक्सेप्टेंस रखता है कुरान की, हदीस की, और दूसरे जो कि मिस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं, रेवलेशंस ऑफ द गॉड में बिलीव करते हैं, दे आर सूफीज। इस तरह के परिवर्तन हैं इस्लाम के अंदर 9th 10th सेंचुरी के दौरान, और वहां की पॉलिटिक्स के अंदर 9th 10th सेंचुरी के दौरान। और ऐसे में वहां पर आगमन हो रहा है तुर्कों का, और जब तुर्कों का वहां पर आगमन हो रहा है, तो ऐसे दौर में उस समय तक पक चुकी हैं पिछले 300 से 400 साल में वो चीजें क्या हैं? रैशनलिस्ट सेक्शन के माध्यम, मुताजिलों के माध्यम से सवाल और प्रश्न कर करके कुरान और हदीस पे उनके द्वारा वक्त अलग अलग थॉट पैदा कर दिए गए। तो 4 स्कूल ऑफ थॉट पैदा हो गए हैं, जिनमें से एक थॉट जो सबसे लिबरल थॉट ऑफ स्कूल था, हनाफी स्कूल, वो तुर्कों ने अपनाया। तुर्कों के पास इसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा, क्योंकि तुर्क खुद नए थे, तुर्क खुद आउटसाइडर हैं, और तुर्कों को खुद को सांस आ रही है किसमें? हनाफी स्कूल में। बाकी शरिया वाले स्कूल में तो उन्हें सांस ही नहीं आनी, क्योंकि वो तो खुद आउटसाइडर, वो तो खुद लेजिटिमेट नहीं बनते, क्योंकि प्योरिटी तो अरब में है, मदीना में, और जो अरेबिक रेस है रूल तो वही कर सकती है, तुम तो तुर्किश हो, तुम रूल कैसे कर सकते हो? इसका यह कारण था कि यह अपने साथ हनाफी ट्रेडिशन कंट्री में लेकर के आए। इस माध्यम से ये तुर्किश यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तुर्क धर्म अपना गए हैं, इस्लाम को पूर्ण रूप से। इतना ही नहीं कि धर्म को अपनाएं, धर्म के साथ आत्मसात हो गए हैं, और फ्लैग बेरर हैं कि अब इस्लाम को आगे लेकर के जाना है, हनाफी स्कूल को आगे लेकर के जाना है। लेकिन चूंकि आउटसाइडर हैं, तो यह भी जानते हैं कि किसी भी नई जगह पर गए उन लोगों पे, और जो नए गए हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए टॉलरेंट एटीट्यूड भी है। तो ये स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, ये हनाफी स्कूल को अपनाने का कंसेप्ट, ये सब कहीं ना कहीं पहले ही आ गया था तुर्कों के अंदर, जब वो एग्जिस्ट कर रहे थे सेंट्रल एशिया में, और वहां से पहुंचे वो अफगानिस्तान और इन सारे बाकी एरियाज में। अल्टीमेटली इस चीज को वो अपने साथ भारत लेकर के आए हैं, जिसका फायदा उन्हें पहले ही मिल चुका था। सेकेंड एस्पेक्ट, जब तुर्क अपने साथ आए हैं, तो फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, बहुत सी चीजें भारत लेकर के, बहुत बड़े परिवर्तन इन्होंने भारत में नहीं किए, लेकिन उस समय के अरबिक वर्ल्ड की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुआ करती थी, यह वो समय था जब भारत एक समय पर 700 ऑनवर्ड्स नीचे की तरफ गया, स्टेगनेंसी की तरफ गया। लेकिन इसी समय में नया इस्लामिक धर्म है, उसकी खासियत है कि उसे 2 वे इंटरेक्शन मिली है अपने से ईस्ट यानी कि एशिया में, ये इंडिया और बाकी कंट्रीज, अब चाइना, और अपने से वेस्ट यानी कि रोमन कल्चर, बाइजेंटाइन एम्पायर के माध्यम से आप दो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे में अरब में इस्लाम है, इस्लाम की अपनी नई जील है, कल्चर है अरबिक एंड द पर्शियन। तो फाइनली इन सारे कारणों से इराक को सेंटर बनाया, और बगदाद ने बहुत सारी नई चीजों को सीखा, ग्रहण किया, ऑब्जर्व किया। इस तरह की नई साइंटिफिक डेवलपमेंट, नई लिटरेचर, नए तरह के रिलीजियस कंसेप्ट्स, ये सारी चीजें तुर्कों को रेडीमेड और फ्री हैंड के तौर पर मिली हैं, जो वो भारत लेकर के आए हैं। इससे भारत में परिवर्तन पैदा शुरू होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भारत आप आ जाएंगे, तो भारत में सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको नजर आएगा आर्किटेक्चर, क्योंकि आप आउटसाइडर के तौर पर भारत में आए हैं, रहने के लिए आपको घर बार चाहिए, और आपको अपने ही ढंग के घर बनाने हैं, नए शहर बनाने हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। ऐसा करने के लिए अब आप कुछ 2-3 तरह के चेंजेस करेंगे जो पहले भारत में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपको इमीडिएट प्रोविजंस करना है, और इमीडिएट प्रोविजन के लिए
दो चीजें ऑलवेज आपको चाहिए, क्योंकि आप मोटिवेटेड ही रिलीजन के माध्यम से, और आप फ्लैग बियरर हैं कि आप इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, तो मॉस्क्यूज वर इंडिस्पेंसिबल। मस्जिदें जुड़ी रहेंगी हर शासक के साथ। मस्जिदों जो घर और पैलेस बनाने से पहले मस्जिद बनाना है, तो आप देखिए इल्तुतमिश जाना मस्जिद बना रहा है पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए और कुछ बना नहीं रहा, पहले मस्जिद बना रहा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो मॉस्क्यू पहले आपको बनानी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी नए लैंड पर जाते हैं उस हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, अगर आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपनी सेना को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, एक ही डोर है अल्लाह की, अल्लाह के माध्यम से आप जोड़ेंगे, तो मॉस्क्यू में आप जोड़ेंगे। तो इसके लिए शुरुआत आपको मंदिर ही मिलेंगे, तो इससे भी डबल बेनिफिट हो रहा है कि आप ये बता पा रहे हैं कि आप काफिरों को खत्म कर, आपने मंदिरों को तोड़ा। तो आर्किटेक्चर की फॉर्म में अगर आप देखें तो बिगिनिंग पीरियड में आपको जो तुर्कों का अपना एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो उस लेवल पर नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको भारतीय आर्किटेक्चर नजर आएगा, उसमें धीरे धीरे विकास होने लग जाएगा। और अब वो कैसा है, सबसे पहले हम आर्किटेक्चर में बात कुतुबुद्दीन ऐबक की करते हैं और उसकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसमें जो मेन गर्भगृह हुआ करती थी मंदिर की, उसको तो तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके सामने ओरिजिनल स्टाइल के 3 आर्चेस का गेटवे बनाया गया था, फेकेडल गेटवे। इस गेटवे की एक खासियत है, इसकी आर्चेस का डिजाइन देखेंगे तो अब तक के भारतीय आर्किटेक्चर से अलग था। वो किस सेंस में, अब ये क्वेश्चन आता है, अकबरों के और मुगलों के और सुल्तानों के आर्किटेक्चर में ये डिफरेंस था। ये पढ़ लोगे तो एमसीक्यू कभी तंग नहीं करेगा, अदरवाइज ये बातें बहुत तंग करती, कौन क्या बनवाते थे। इनकी आर्चेस के जो डिजाइन है, उस डिजाइन में जो यूनिक चीज दिखती है वो ये टॉलरेंस का लेवल ले लो, वो ये चीज दिखती है सबसे पहली कि अन इस्लामिक एक्टिविटीज आर्किटेक्चर में इंडक्ट नहीं की जाएंगी, और ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स अन इस्लामिक डिक्लेयर थी उस टाइम पर, कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैन और जिंदगी को दोबारा क्रिएट कर सके, ये सिर्फ खुदा करता है, गॉड करता है। और इस समय तक एग्जिस्ट कौन कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, जो ये कहता है कि गॉड में और क्रिएशन में डिफरेंस है, अल्लाह में क्रिएटर और क्रिएटेड में डिफरेंस है। क्रिएटेड जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता दोबारा, क्रिएटर कितनी बार भी आगे क्रिएट कर सकता है, इसलिए ह्यूमन पेंटिंग और बाकी चीज अलाउड नहीं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो भारत में जो अब सुल्तान पीरियड में आर्किटेक्चर है, उन आर्चेज में आपको फ्लोरल एस्पेक्ट दिखेगा, तो फूलों की बेल दिखेगी और पत्तियां दिखेंगी, पहली बात। और दूसरी बात, आपको बड़े पैमाने पर अरबी भाषा में कुरान की आयतें नजर आएंगी। तो आप क्या कर रहे हैं, फूलों की बेल है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स या कुछ भी, या फिर सिर्फ एक लाइन से आप कुछ भी ड्रॉ करिए, सर्कल्स, देन ट्राइंगल्स, देन स्क्वेयर, देन फिर लाइन, फिर सर्कल, और इसमें आप फिट करेंगे ब्लॉक्स बना बना के कुरान की अरबी आयतें। तो इसमें क्या होगा, अब आपके पास स्कोप क्या है ग्रोथ का, स्कोप यह है ग्रोथ का कि आप अरबी भाषा की कई कलाकारियां तैयार कर लो, लिखने के नए सुंदर सुंदर ढंग, तो कैलीग्राफी, अरबी भाषा को ही लिखने के बड़े जबरदस्त ढंग तैयार कर दिए, क्योंकि अब वही है पीस ऑफ आर्ट, और तो हमारे पास कुछ स्कोप ही नहीं है, अब हम वही कर सकते हैं। तो इन्होंने अरबी भाषा को बड़े सुंदर वे में, ओके अरबी भाषा को बड़े सुंदर वे में लिखना शुरू कर दिया, क्लियर, पहला एस्पेक्ट। दूसरी बात, अब अरबी भाषा, बेल बूटियां और ज्योमेट्रिकल पैटर्न, इन तीनों को ऑर्गेनाइज वे में सेटल करना है, इस टेक्निक को कहा जाता है अरबेस्क। आज की डेट में आप जितने भी मुस्लिम बिल्डिंग्स में जाएंगे, वहां पे जो उनकी स्क्रीन रहती है, वॉल रहती है, वहां पे देखना कितना सारा पैटर्न, बेल बूटियां, सारा, उंगली रखने की जगह नहीं होती, वो पूरी वॉल को अगर आप एक ब्लॉक में देखते हैं, इट इज अरबेस्क स्टाइल। ओके, अरबेस्क किसके कहते हैं, दैट इज अरबेस्क स्टाइल, ये आपको किसी मुस्लिम जगह पे जाके मिल जाएगा, क्लियर है जी बात। तो कुल मिलाकर के ये अरबेस्क स्टाइल इस मजबूरी से पैदा हो जाता है कि आप इस्लामिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और आप मूर्तियां, इमेजेस नहीं बना सकते हैं इंसानों की और जानवरों की, तो आपके पास बचता ही है। तो अब आर्किटेक्चर में क्या रहेगा, अब आप भारत आए हैं, आने के बाद आपने यहीं के स्टोन कटर्स यूज किए हैं, यहीं के मैसन्स यूज किए हैं, जो बड़े पैमाने पर आपको यूज करने ही पड़ने थे, उसके बिना आपका कोई गुजारा नहीं था। और भारतीय स्टोन कटर उस समय में दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता था। इसकी वजह से अगर आप इल्तुतमिश का मकबरा देखेंगे आज, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, उस मकबरे का मेन एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो कार्विंग ऑफ द स्टोन्स, कटिंग इतनी कर रखी है कि 1 इंच जगह भी नहीं बचती उंगली टिकाने की कि कहीं पे कोई कार्विंग ना हो। दीवार है पूरी कार्व्ड आउट है, कार्व कर रखी है हर तरफ से। इस तरह की कार्विंग एक्टिविटी स्टोन पत्थरों से आपने करवाई है, पहली बात। तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ द कल्चर इस माध्यम से होना जरूरी था। सेकंड एस्पेक्ट अब जो यहाँ पर एंटर हो जाता है,
आपने यहाँ पर आने के बाद देखा कि हमारे पास उतना स्पेस और उतना टाइम नहीं है कि हम उतना लंबे समय का आर्किटेक्चर बनाएं जिसमें समय बहुत जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने डोम एंड पिलर आर्किटेक्चर प्रमोट किया, जैसा मैंने एनसीईआरटी में बताया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डोम एंड पिलर आर्किटेक्चर ना तुर्कों का ओरिजिनल था, तुर्कों ने अरबों से लिया, और ये अरबों का ओरिजिनल नहीं था। अरबों ने ये कहां से लिया? रोमन एम्पायर से। और रोमन एम्पायर के समय में अरब हुआ ही नहीं करते थे, तो रोमन एम्पायर का ये गया बाइजेंटाइन एम्पायर में। असल में आपसे कोई पूछे तो सीक्वेंस ये है, रोमन एम्पायर से ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर से अरबों ने, अरबों से तुर्कों ने, तुर्कों से भारत में आया है ये डोम एंड पिलर आर्किटेक्चर। तो डोम एंड पिलर आर्किटेक्चर की एडवांटेजेस क्या हुआ करती थी? सबसे पहली बात, इसमें आपको बीम आर्किटेक्चर यूज नहीं करता, आपको बीम एंड ब्रिक आर्किटेक्चर नहीं करना पड़ता। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े स्क्वायर रूम के ऊपर एक डोम क्रिएट करते हैं। इससे सबसे पहले तो स्काई लाइन बहुत अच्छा क्रिएट होता है, फ्लैट नहीं रहता है, उससे आपको एक थॉट मिलता है। सेकंड एस्पेक्ट, इनका मेन पर्पस ही हुआ करता था नमाज करना, तो मस्जिदें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी नीड इको, इको क्रिएट करने के लिए ऑलवेज वी नीड अ डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेकंड एस्पेक्ट था कि इको कैसे क्रिएट किया जाए। थर्ड एस्पेक्ट, दूर तक आपको फ्री पैसेज चाहिए, तो आपको पिलर नहीं चाहिए जैसा हिंदू आर्किटेक्चर में होता था। इतने बड़े रूम में कितने सारे पिलर, तो पिलर फ्री रूम चाहिए ताकि मस्जिद में नमाज अदा इस वे में हो सके। क्योंकि आप कैसे पूजा करते हैं, हिंदू पद्धति से बिल्कुल अलग, आप कांग्रेगेशन वे में पूजा करते हैं। जुम्मा होता है हर फ्राइडे को, जामा मस्जिदें बनती हैं जुम्मा करने के लिए, जामा मस्जिद, तो सारे वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर नमाज का एक समय पक्का रखा जाता है। हिंदू रिचुअल्स इसमें में नहीं होते, वहां पे इंडिविजुअल पूजा रहती है, इंडिविजुअल वर्शिप रहती है। और उसके लिए भारत का जो सिस्टम हुआ करता था वो अलग हुआ करता था। गर्भगृह छोटी से है और आप बाहर प्रांगण बनाया जाता था बड़ा सा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक डोम स्ट्रक्चर्ड चाहिए, बड़े पैसेज वाला, जिसमें फ्री मूवमेंट और मोबिलिटी हो, पिलर ना हो। तो डोम इंडिस्पेंसिबल है इनके साथ। और फिर इन्होंने बाद में अपने पैलेसेस और किले भी ऐसे ही बनाए जिसमें समय कम लगे, की स्टोन आर्किटेक्चर हो, और आप बिना पिलर्स के जल्दी जल्दी बड़े महल खड़े कर सकें। और तीसरी बात, इस्लाम है, ध्वज नजर आना चाहिए दूर से, तो डोम हाई से हाई चला जाता रहा, और इन्हीं डोम्स की वजह से दूर से इनके स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से इन्होंने डोम एंड ये आर्किटेक्चर अपनाया गया। इसके पहले भारत में क्या किया जाता था, अब आपने डोम खड़े करने हैं, तो डोम टिक नहीं सकता जब तक पत्थरों का इस्तेमाल ना हो, और पत्थर आप बिना पिलर के जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो लाइट क्वालिटी मॉर्टर, हल्की यानी कि हल्के वजन का जबरदस्त क्वालिटी का मॉर्टर इस्तेमाल करना शुरू किया। मसाला, तो एक मसाला भारत में आता है, सीमेंट बहुत पहली चीज, और दूसरी चीज आर्क एंड पिलर आर्किटेक्चर, ये दो चीजें यूज करते हैं। इसके पहले भारत क्या कर रहा था, भारत के द्वारा क्या होता था कि आर्च एंड डोम आर्किटेक्चर भारत को पता था, लेकिन ये आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर भारत में एक अलग किस्म का हुआ करता था। भारत में आप पिलर खड़ा कर रहे हैं और पत्थरों से फिलिंग कर रहे हैं जब तक कि स्पेस पूरी तरह से भर ना जाए, और फिर इसे आप एक स्लैब के साथ टिका दे रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, स्लैब की सपोर्ट दे रहे हैं। ये स्लैब सिस्टम भी इस्लाम ने यूज किया है, लेकिन दोनों का ब्लेंड रखा है। आपने पिलर एंड ब्रिक स्लैब सिस्टम भी रखा, पिलर एंड आर्क सिस्टम भी रखा, ये इनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। क्लियर है जी? ये मोटर सिस्टम और बाकी चीजें, यही सब कुछ शुरुआती समय में फॉलो हुआ है। और अगर आप बाद में अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो मैं वो सारी चीजें जो उसने पहले आर्किटेक्चर दिया है सब की बात नहीं करूंगा। अलाई दरवाजा उसने बनाया है, जो गेट है कुतुबुद्दीन ऐबक ये कुतुब मीनार में एंटर होने का, और वो अपने आप में एक तरह का डोम है। अलाई दरवाजा एक तरह का डोम है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार के बारे में ये कहा जाता है कि जो सतीश चंद्र वो ये कहता है कि ये किसी भी हद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में नहीं बनाया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो आता ही बाद में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के समय में। अब ये इसने अब आपको दोनों ही एमसीक्यू पता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार किसकी याद में बनाया, पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और अगर पूछा जाए कि क्या ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में नहीं बनाया गया इसमें में, तो मतलब वो राइटर लेटेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन बना रहा है, तो लिख देना नहीं बनाया। बोथ आर करेक्ट, बहुत बातें करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही बातें सत्यता है। आगे बढ़े। उसके बाद जो इल्तुतमिश और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो मैंने इसमें जिक्र नहीं की, वो ही बातें जिक्र हो रही है जो पहले नहीं पढ़ी। मैं बात बार बार बता रहा हूँ, रिपीटेटिंग चीज हम नहीं कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुगलकों की बात करेंगे। तो तुगलकों ने बड़े पैमाने, तुगलकों के समय में क्लाइमेक्स रीच होता है ये सारे आर्किटेक्चर का, लेकिन आपको पता है मंगोलों के आक्रमण हुआ करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मंगोलों के आक्रमण के समय में आपके पास स्कोप क्या बच जाता है, आप मैसिव स्ट्रक्चर बनाएं, ज्यादा डेकोरेटेड स्ट्रक्चर ना हो एंड सिंपल स्ट्रक्चर हो, ज्यादा ऑर्नामेंटल नहीं हो सकते हैं। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, तुगलकाबाद का फोर्ट बनाया, शहर बनाया, फिरोजाबाद बनाया, कोटला
फिरोज शाह कोटला इसके नाम से जाना जाता है। मुद्दे की बात समझने की क्या जरूरत है। सुल्तानों के आर्किटेक्चरों ने जब भारत में आकर के आर्किटेक्चरल कंसेप्ट शुरू किया तो उनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये थी इन्होंने बड़े पैमाने पर कलर्स इंड्यूस करने का काम किया। तो कलर येलो सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन्स और उसके बीच में मार्बल लगाना, ये बताने के लिए कि लाल रंग का सैंडस्टोन है। तो सैंडस्टोन को अलग से प्रोजेक्ट करने के लिए मार्बल का बीच बीच में इस्तेमाल किया करते थे। 100% मार्बल फिर शाहजहां यूज करेगा। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तरह के सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनकी बिल्डिंग आप देखिए सैंडस्टोन से बनी हुई है। लेकिन सैंडस्टोन उस समय में फेच करना कॉस्टली पड़ता था, उसकी कटिंग औखी पड़ती थी, कटाई बड़ी महंगी हुआ करती थी। मंगोलों के आक्रमणों की वजह से तुगलकों के पास इतना समय नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने हल्की नस्ल का सस्ता लोकली अवेलेबल ग्रे स्टोन इस्तेमाल करना शुरू किया। ग्रे स्टोन क्योंकि हैवी पड़ता था, इसकी कटिंग बहुत मुश्किल पड़ती थी, इसकी वजह से इनकी डेकोरेशन कम हो गई है। इनकी आप देखेंगे तो अरबेस्क टेक्निक कम दिखेगी, कटिंग नहीं हो सकती। तो इनके स्ट्रक्चर मैसिव है और सिंपल है, कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण की वजह इतना समय नहीं था कि इतने महंगे येलो और रेड सैंडस्टोन आप एकोमुलेट कराएं। तो ग्रे सैंडस्टोन से आपको बिल्डिंगें बनानी है जो अवेलेबल इजीली है लोकली, तो फिर आपने उनकी कटिंग भी नहीं कराई, हो भी नहीं सकता। ये डिफरेंस है। ऐसे ही डिफरेंस एग्जाम में छोटे छोटे रीजन के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। आगे भी आर्किटेक्चर बड़ा है, लेकिन लोधियों के समय में अब वो होगा जिसके चरम आप देखते हैं आगरा में। तो आपसे पूछा जाए आगरा का ताजमहल का प्रेडिसेसर आर्किटेक्चर कहां से शुरू हुआ? लोधियों के समय से। लोधियों ने क्या किया? लोधियों ने ये कहा कि अब हमारे पास फंड की तो कमी है भाई, लेकिन हमें सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर खड़े करने हैं ताकि लोगों में परचम भी फैलना चाहिए कि लोधी है। तो लोधियों ने खास टेक्निक ऐड कर दी, प्लेटफॉर्म बनाया। पहले बड़ा सा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉस्क्यू बनाओ, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाओ ताकि वो हाइट पे नजर आए पूरा। तो ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना। फिर इस समय तक क्या होने लगा था, बड़े पैमाने पर लोकल रानियां शादियां कर चुकी थी। आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की पत्नी पंजाब की, सॉरी उसकी मम्मी पंजाब की थी, जट्टी थी ना, आपने पढ़ा था। तो और फिरोज शाह तुगलक की भी जो हुआ करती थी वो भी। तो कुल मिलाकर के अलग अलग एरिया से रानियां आ चुकी थी, अलग अलग कल्चर, राजस्थानी कल्चर, गुजराती कल्चर, सब कुछ आ चुका था। तो राजस्थानी गुजराती कल्चर की कुछ खासियतें वो क्या है कि आपने अब क्या निकालनी शुरू कर दी है, बालकनियां बाहर को। बालकनी राजस्थानी कल्चर है। उसके बाद आपने कायोस्क बनाने शुरू कर दिया। राजस्थान की दीवारें देखना, कमरे, उसमें नीचे से थोड़ा 4-5 इंच का एक बेस बाहर आएगा, उस पर सुंदर सी खिड़की बनेगी और वो खिड़की पे झालर लटक रही होगी सीमेंट से बने डिजाइन से। मतलब दीवार पे बनी खिड़कियां वक्री दिखती, साइड में 2 पिलर भी होंगे, उसके ऊपर छोटा हाफ डोम रहेगा। ऐसे कायोस्क होती है ना सी विंडोज। तो अब आप देखेंगे कि ये कायोस्क, वो बालकोनियां, ये सारा सिस्टम अब आ जाएगा। तो अब जो मस्जिदें बनेंगी लोधियों के समय, जो बिल्डिंग, तो पहले तो प्लेटफॉर्म बड़ा सा ऊंचा करने के लिए, उसके ऊपर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो मॉस्क्यू है उसका तो डोम तो रहेगा, सामने फ्रंट वॉल पे लेफ्ट राइट में एक एक खिड़की, नीचे से थोड़े बेस पे बनी हुई, साइड में एक एक पिलर, उस पे थोड़ा सा हाफ डोम, ये सारा डिजाइन। अब ये सब आ गया, लोकल कल्चर भी आ गया, राजस्थानी कल्चर, गुजराती कल्चर। इस कल्चर पर फुली फ्लरिश डेवलप ताजमहल इमेजिन करके देखिए। अब ताजमहल बिल्कुल ऐसा है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्क्वायर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में देखिए विंडोज है थोड़े थोड़े गैप पर, और वो है तो वाइट लेकिन राजस्थानी स्टाइल में है, नीचे से और बाहर से, और उनमें जालीदार परफोरेटेड ग्रिल्स लगी हुई हैं, और ये है लोधी आर्किटेक्चर से प्रेरित। तो लोधी आर्किटेक्चर फुली कल्मिनेट होगा शाहजहां के, मुगलों के समय में। तो मुगलों ने जो सुल्तानों से आर्किटेक्चर लिया है वो एक तरह का लोधियों का आर्किटेक्चर है, इसलिए लोधी स्टाइल ऑफ बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाकर के फिर वो फुली डेवलप हो जाएगा। और ताजमहल आज सारी बिल्डिंगों से इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उसमें मार्बल लगा है, वो भारत का समावेशी कल्चर है, उसमें हर स्टेट का थोड़ा 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 सब कुछ ही है। इस वजह से शाहजहां का बनाया ताजमहल भारत का एक अजूबा है, वो कल्चरल असिमिलिएशन दिखाता है, वो भी एक तरह का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भारत का, वो दिखाता है धर्म कैसे जुड़े थे। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। तो ये सारा उस समय का आर्किटेक्चर हुआ करता था। और इसके बाद छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बने, आपने अभी पढ़ा, मैं आपको ये कल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इस्लाम का प्रचार हो गया भारत दिल्ली से बाहर। फिर दिल्ली में 15 सेंचुरी में सल्तनत बिखरने लगी और दिल्ली से बाहर केंद्र बनने लगे। आप आगे बढ़ गए, ईस्ट में चले गए, डेक्कन में चले गए, वेस्ट में चले गए। वहां जाने के बाद अब आपने किंगडम्स वहां पे बना लिया, है तो इस्लाम, लेकिन लोकल लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको अलग अलग स्टाइल के, तो आपने पढ़ा था ना बंगला डोम,
मैंने आपको पढ़ाया था बंगला डोम बनाया गया था बंगाल में जाने के बाद। तो अलग अलग स्टेट्स में जाने के बाद अलग तरह की मस्जिदों के प्रकार, उनके डोम। तो आपने पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों की, डेक्कन में बनाई गई, उसके द्वारा मोहम्मद वन के द्वारा बनाई गई, जो बाहमनी रूलर था मोहम्मद वन के द्वारा बनाई गई गुलबर्गा की जामा मस्जिद अपने आप में दुनिया का सबसे अलग ही नमूना है। तो लोकल कल्चर आ जाएगा जैसे ही हम किस सेंचुरी में एंटर होंगे, 1415 में जब सल्तनत वीक होने लगेगी, आपको अल्टीमेट इस्लामिक लोकल आर्किटेक्चर नजर आएगा, जो लोकल कल्चर का प्रभाव है बड़े लेवल पर। क्लियर है जी बात? तो बस ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इन आर्किटेक्चर के ऊपर भारत का प्रभाव है, तो प्रभाव किस सेंस में है? इसी समय में आर्किटेक्चर में सूफी एंटर होंगे। सूफियों के द्वारा एक खास चीज फॉलो की गई है, मोनेस्टिक ऑर्डर, खानकाहें बनाते हैं, ये पीर और मुरीद का सिस्टम है। और मैंने आपको बताया कि सूफियों का जन्म हुआ है किसी समय में जब मुताजिलों की खिलाफत की गई, तो सूफी और ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट तब पैदा हुए हैं। अब अल्टीमेटली उस समय वहां पर प्रभाव मैंने आपको बताया कि बुद्धों का और वेदांतों का हो गया था। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि अगर आपसे आज क्वेश्चन आता है कि सूफियों की खानकाहें, उनका आर्किटेक्चर कैसा रहता है, जैसे आपने बर्फ पे बने एस्कीमोस के घर देखे, एकदम ग्राउंड से सटा हुआ डोम सा। तो खूफियों की खूफियों की सूफियों की खानकाहें जो हैं, इनका फ्लोर लो रहेगा, जो सेंट्रल रीजन रहेगा उसके चारों तरफ घूमने का पैसेज रहेगा, और ये जो सेंट्रल लो रीजन है, छत, ये एक तरह का डोम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर से दबा सा। ये एक तरह की बुद्ध मोनेस्ट्रियां हुआ करती थी। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से आर्किटेक्चर प्रभावित नजर आता है, ऐसा कहा जाता है।